हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं अपने विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी नवंबर मंथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आईआर भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग इकोनॉमी स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स देखेंगे। तो न्यूज़ इन शॉर्ट्स में टोटल इस बार देख सकते हैं कि टोटल बहुत सारी टॉपिक है, 31st टॉपिक तक है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप लोग यूपीएससी के अलावा कोई और भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस भी दे रहे हो, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स जो है ना स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट की सबसे पहली आर्टिकल के साथ, जो कि है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिमूव किया गया है एक कांग्रेस लीडर को, जिनका नाम है कमलनाथ, और इनको पार्टी लिस्ट यानी कि स्टार कैंपेनर के पार्टी लिस्ट से जो है उनको यहाँ पे हटाया गया है। तो आप लोग को पता है कि जब इलेक्शन होती है तो उस समय जो है ना पार्टीज़ में से कोई कोई यहाँ पे कैंडिडेट को स्टार कैंपेनर का भी यहाँ पे हक दिया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टार कैंपेनर का उपाधि दिया गया था कमलनाथ को, तो उनको हटाया गया है। तो बहुत बड़ी बात है ये, तो याद रखना है। पूछा जा सकता है कि कमलनाथ को हटाया गया था, लेकिन यूपीएससी में ये नहीं पूछा जा सकता है कि किसको यहाँ पे हटाया गया था। यूपीएससी में आपसे पूछ लिया जाएगा स्टार कैंपेनर के बारे में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। रिपीटेडली ये क्या कर रहे थे ना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वायलेट कर रहे थे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि जब से इलेक्शन, आपको पता है कि इलेक्शन का डेट आ जाता है कि इतने से इतने तारीख तक आपका इलेक्शन होगा, यानी कि वोटिंग होगी उस समय। लेकिन उससे जो है ना दो तीन महीने पहले क्या होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगाया जाता है, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगाया जाता है किसी भी अगर पर्टिकुलर स्टेट में अगर इलेक्शन हो रही है, या फिर यहाँ पे लोकसभा की इलेक्शन हो रही है, फाइन। तो उससे क्या होता है ना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने का मतलब है कि अब यहाँ पे एक सर्टेन रूल्स और गाइडलाइंस है जो कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जैसा ही फॉलो करना है। अब ये बात नहीं रह जाती है उस समय कि कौन सी पार्टीज़ मेजोरिटी में है, कौन सी पार्टीज़ उस समय जो है वहाँ पे सरकार बनाई हुई थी, ये मैटर नहीं करता है। सारे लोग, सारे पार्टीज़ के जितने भी कैंडिडेट होते हैं, सब कोई इक्वल हो जाते हैं, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड को यहाँ पे लाने के लिए, यानी कि कोई भी अगर बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी है, या फिर कोई पार्टी उस स्टेट में उस समय मेजोरिटी में थी, सरकार बनाई हुई थी, या फिर लोकसभा में भी जैसे बीजेपी का सरकार है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने से क्या होता है कि कांग्रेस, बीजेपी, सारे जितने भी पार्टीज है सब एक समान हो जाते हैं, और उनका कुछ गाइडलाइंस होता है जो कि सबको फॉलो करना होता है, फाइन। अगर जो फॉलो नहीं करता है तो उनको इसी तरीके से पेनल्टी मिलता है। तो कमलनाथ जी के द्वारा भी कुछ ऐसा किया गया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया गया था, जिनकी वजह से उनको जो है यहाँ पे हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन इशूज़ किया जाता है कि कंपेंजर को, जो स्टार कंपेंजर होते हैं, यानी कि हर एक पार्टीज़ के आप देखते हो कि स्टार कंपेंजर होते हैं, मेजोरिटी आप लोग देखते हो कि कोई या तो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, मेजोरिटी वही लोग होते हैं बॉलीवुड स्टार, जिनके कारण जो है ना क्या होता है कि एक लैमलाइट में आते हैं वो लोग। हम लोग समझ पाते हैं कि हाँ चलो ये सारे लोग जो है ना यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, इस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनको भी ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और लोगों को अपने वश में करते हैं, यानी कि लोगों को खरीद लेते हैं कि आप मुझे वोट दीजिएगा, उसके बदले आपको इतने कपड़े मिलेंगे, आपको इतने राशन मिलेंगे, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको ये नौकरी मिलेंगे। इस तरीके से लोगों को खरीद लिया जाता है। तो स्टार कैंपेनर को भी जो है ना बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आप समझिए ये स्टार कैंपेनर होते कौन है। तो स्टार कैंपेनर जो होते हैं, इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है कि वो जहाँ पे भी गिवन सेट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना उसमें वो कंपेन करें। और ये स्टार कंपेनर का जो लिस्ट होता है ना, ये आपका एकदम मस्ट हैव है कि चीफ इलेक्टोरल जो ऑफिसर होते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं ना, उनसे यहाँ पे डिस्कस करना है, वो भी विद इन अ वीक। यानी कि जब से इलेक्शन नोटिफिकेशन डेट निकल कर आता है ना, तो उससे एकदम विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर जो है यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ कंपेनर यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने तरफ से एक स्टार कंपेनर को लेकर आती है कि हमारे पार्टीज़ को ये रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप देखते हो हेमा मालिनी जी आ जाती है, और धर्मेंद्र जी आते हैं, तो बहुत सारे बॉलीवुड स्टार है जो कि उतर कर आते हैं और किसी न किसी पार्टीज़ को जो है वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को बताना ज़रूरी है, ठीक है। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये चीज़ों को बताना ज़रूरी है, तो बाकायदा ये कानून में लिखा गया है, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। इसका सेक्शन 77(1) है, जहाँ पे स्टार कंपेनर के बारे में रखा गया है। अब ये आपकी जो यहाँ पे पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के लिए।
एक जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है ना, उनके पास कितना होना चाहिए, तो 40 स्टार कंपेनर होना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब एक रिकॉग्नाइज्ड है, बच्चा बच्चा जानता है कि हाँ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके पास ये हक है ना कि वो 40 ऐसे जो है ना स्टार कंपेनर को खड़ा कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो है बॉलीवुड स्टार आ जाए, क्रिकेटर्स आ जाए, तो इन सबको खड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड होते हैं, ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि पहचाने नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते, बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन हाँ वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, तो उनको यह हक दिया गया है कि वो अपने तरफ से 20 स्टार कंपेनर जो है वो खड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि इस कैंपेनिंग में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो खर्चे को भी जो है ना यहाँ पे आपका एग्जेम्प्ट किया गया, यानी कि खर्चा कर सकते हैं, दिल खोल के खर्चा कीजिए। और इसको जो यहाँ पे हर एक कैंडिडेट के ऊपर ये कैप लगाया गया है ना कि जब आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हो तो आपको कितना इलेक्शन के दौरान खर्च करना है। यानी कोई भी कैंडिडेट अगर खड़ा होता है कि आज हम या इस बार जो है ना सीट जीतेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ से भी वो खड़े होते हैं ना, उनके ऊपर एक बाधित होता है कि आप 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख इस तरीके का जो है खर्च कर सकते हैं। लेकिन स्टार कंपेनर को इसमें काउंट नहीं किया जाता, उनको खुलेआम खर्च कीजिए, क्योंकि उनको तो यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए लाया गया है ना, तो प्रचार प्रसार में तो खर्च होंगे ही। और उसमें भी अगर कैप लगा दिया जाएगा तो सही तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो अपना प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाएगी। तो ये समझ रहे हैं, इसलिए इस तरीके से याद रखिए कि स्टार कंपेनर के ऊपर जो है ना किसी भी तरीके का कैप नहीं होता है, उनका जो कैंडिडेट का जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें उनको काउंट भी नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ अप्लाई होता है जब स्टार कंपेनर जो है ना अपने आप को ही लिमिट कर लेते हैं। यानी कि उनको एक ये भी यहाँ पे प्रावधान है कि जैसे हेमा मालिनी जी अगर खड़ी हुई है तो वो अगर ये कह सकती है कि नहीं, एक रैली में या फिर अगर वो यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, वो यहाँ पे दर्शाना चाहती है बीजेपी को, तो वो स्टार कंपेनर के रूप में सिर्फ 40 लाख ही खर्च करेगी। तो वो अपने तरफ से भी जो है ना बहुत सारे ऐसे स्टार कंपेनर होते हैं जो कि ऑलरेडी वो डिफाइन कर देते हैं कि वो इतना खर्च करेंगे, इतना खर्च करेंगे, उनके लिए इतना ही खर्च होना चाहिए। तो ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कैंडिडेट या फिर उनके इलेक्शन के एजेंट जो है ना, अगर वो स्टेजेस को शेयर करते हैं विद ए स्टार कंपेनर रैली में, तो यहाँ पे इंटायर एक्सपेंडिचर जो उस रैली का होता है, अदर देन जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होता है स्टार कंपेनर का, उसको ऐड किया जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्टेज है जहाँ पे रैली करते हैं ना, मतलब कि वहाँ के हर एक जगह जाकर रैली करते हैं, बताते हैं कि हम लोग को वोट दीजिएगा तो हम लोग क्या क्या करेंगे, अब हमें जो अगली बार आप सीट पे बैठाओगे, हमें सरकार बनाओगे तो हम लोग क्या क्या करेंगे। तो इस तरीके का क्या करते हैं कि मान लीजिए कि स्टेज है जिसमें कि यहाँ पे बीजेपी के, मान लीजिए कि मोदी जी भी खड़े, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, मोदी जी भी खड़े हैं और यहाँ पे जो है ना आपकी हेमा मालिनी जी खड़ी है। ठीक है, जस्ट सपोज, इसको आप लोग दिल पे मत लीजिएगा कि ऐसा तो हुआ नहीं था, फिर आप कैसे बोल रहे हो, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि बीजेपी के लिए के तरफ से अगर मोदी जी खड़े हैं, यानी कि यहाँ पे अगर मोदी जी यहाँ पे मान लीजिए कि खड़े अपने बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी तरफ से स्टार कैंपेनर कौन है, तो हेमा मालिनी जी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बीजेपी के लिए तरफ से जो यहाँ पे मोदी जी खड़े, तो उनका तो पूरा खर्चा यहाँ पे बाधित है कि या तो 40 लाख ही ये खर्च करेंगे बीजेपी की तरफ से जो ये खड़े। तो मान लीजिए कि 40 लाख जो है ना, 1 सेकेंड, ये 2 हो गए। ठीक है, तो ये मोदी जी हैं, ये 40 लाख खर्च करेंगे। ठीक है, और ये है स्टार कंपेनर, इनकी तरफ से अभी कोई भी कैप नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर सेम ये स्टेज शेयर कर रहे हैं, हाँ फिर से थोड़ा समझिएगा, बीच बीच में ना घर पे रहने पे यही होता है, कोई ना कोई आते रहते हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे मान लीजिए एक सेम स्टेज है, यहाँ पे पीएम मोदी जी है, यहाँ पे हेमा मालिनी जी है। ठीक है, पीएम मोदी जी खर्च कर रहे हैं, इनके ऊपर कैप है कि ये 40 लाख ही खर्च करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि ये सेम यहाँ पे स्टेज शेयर कर रहे हैं यहाँ पे हेमा मालिनी जी के साथ, तो क्या होगा ना कि जो ये सेम स्टेज शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर खर्च हो रहा है मोदी जी का, तो यहाँ पे ये भी इनका भी काउंट हो जाएगा। यहाँ पे इनका जो खर्च होगा ना इस स्टेज पे, वो जितने देर रहेगी और रैली करेगी, तो जो भी खर्चा इनके तरफ से जो इंक्लूड होगा, इनकी तरफ से जो निकल कर आएगा, उसको भी ऐड किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कैप लगाया जाएगा 40 लाख का। अगर हेमा मालिनी जी इंडिविजुअल कहीं जाकर अगर वो स्टेजेस में खड़े होकर अगर वो रैली करती है, तो उनका खर्चा नहीं यहाँ पे कैंडिडेट के ऊपर जो है वो काउंट होगा। लेकिन अगर वो कैंडिडेट के साथ ही खड़े होकर रिप्रेजेंट करेगी कैंडिडेट को कि इनको वोट दे दीजिए और क्या क्या नहीं नहीं बटरिंग जितना भी करना रहता है इन लोग को, तो अगर ये काम ये करती है ना, तो क्या होगा कि 40 लाख में से जो खर्च होगा ना वो इसमें भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर हेमा मालिनी जी का कोई भी खर्च है तो वो 40 लाख में ही इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होगा, इनका ट्रैवल, यानी कि ये कहीं से तो आएगी ना, घर से उठ के आएगी या फिर घर से जो है अपना, जहाँ पे भी मान लीजिए कि मुंबई में है तो इनको
अगर इलेक्शन यहाँ पे अगर रैली करने के लिए मान लीजिए कि उनको गुजरात जाना है, राजस्थान जाना है, तो इनका जो ट्रैवल का खर्चा है ना वो काउंट नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे रैली में वो खड़े होकर जो भी काम करेगी, खाना पीना रहना, इनके व्यवस्था सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इन लोगों का, तो वो सारा खर्चा ये 40 लाख से ही काउंट हो जाएगा। ये एक एक्सेप्शनल है, तो यूपीएससी हमेशा एक्सेप्शनल को ही पकड़ती है, तो आप लोग को भी ये सारी एक्सेप्शनल को याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ अभी क्या हुआ ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिवाइज़ किया गया, जो स्टार कंपेनर है ना उनका इलेक्शन के लिए जो है रिवाइज़ किया गया। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे जो है रिवाइज़ किया गया। रिकॉग्नाइज जो नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो यहाँ पे 30 ही रहेंगे स्टार कंपेनर। पहले तो 40 से जो लिखा हुआ था यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, तो इसमें 40 ही मेंशन्ड है। लेकिन अब क्या है ना कि यहाँ पे 30 होंगे। ये आपका सिर्फ कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए चेंजेस किया गया है। और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ में कितना है, तो इसमें आपका 15 हो गया है, ठीक है। 20 थे लेकिन अब यहाँ पे स्टार कंपेनर 15 हो गए। सबमिशंस का यानी कि जो लिस्ट है स्टार कंपेनर का, कि मान लीजिए बीजेपी से जो 40 स्टार कंपेनर है लेकिन अभी कोविड-19 को देखते हुए 30 ही रखना था, तो वो 30 कौन कौन होंगे ना, ये यहाँ पे शेयर करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। और कब? जब से ये नोटिफिकेशन निकला है उससे जो है ना 7 दिन पहले किया जाता था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 10 दिन का मोहलत दे दिया था। यानी कि 7 दिन के अंदर तो यहाँ पे शेयर करना ही था, लेकिन अभी कोविड-19 को देखते हुए वो 10 दिन तक जो है शेयर कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे स्टार कंपेनर के बारे में था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है पाकिस्तान ग्रांट प्रोविंशियल स्टेटस टू गिलगित बल्तिस्तान। अब यहाँ पे पाकिस्तान की जो है ना, यहाँ पे देखिए इनकी जो बदमाशी है हमेशा चालू रहती है। तो ये भी जो है चाइना के साथ रहते रहते कहते हैं ना दोस्ती का संगति का असर हो जाता है। तो पाकिस्तान का भी वो संगति का असर है कि चाइना जैसे सारा जगह कहता है कि ये मेरा रीजन है, ये मेरा रीजन है। भूटान का भी रीजन अपना कहता है। और आपको पता है कि रशिया का जो व्लादिवोस्तोक वाला रीजन है वो भी कहता है कि वो उसी का है, वो सारा चीज़ उसी का है। तो वैसे ही पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत जो है उससे इन्फ्लुएंस होकर कहता है कि ये मेरा रीजन है, वो हमको दे दो, ये हमको दे दो। तो यहाँ पे ये गिलगित जो बल्तिस्तान वाला रीजन है वो हड़पने के लिए पूरी तरीके से रेडी है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि जो गिलगित बल्तिस्तान वाला है ना उसको यहाँ पे फुल फ्लेजेड जो है प्रोविंस बनाया जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ जैसे स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, वैसे तेलंगाना है, वैसे हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, तो ये सारे स्टेट है। लेकिन पाकिस्तान में वही चीज़ें प्रोविंस होती है। जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार के टाइम में जो प्रोविंस था ना, तो हम लोग प्रोविंस को स्टेट में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन वो प्रोविंस ही रखा है। तो प्रोविंस बनाने की बात की जा रही है गिलगित बल्तिस्तान को, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ संवैधानिक राइट है तो वैसे वहाँ पर भी दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, ये आप देखो कि पहले जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन था ना उसी का पार्ट था, बट ये आपका पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। कब से? तो 4 नवंबर 1947 से। और यहाँ पे कश्मीर जब इन्वेजन हो रहा था, यानी कि जब कश्मीर आए थे ट्राइबल मिलिटेंट्स के साथ और पाकिस्तानी आर्मी के साथ, तब ये क्या हुआ ना कि गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन जो है पाकिस्तान के अंडर में जा चुका था। साथ ही साथ क्या है कि 2018 में गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर जो है इसको पास किया गया, और इसका एम यही था कि पाकिस्तान में जो है ये 5th प्रोविंस बनाने का, गिलगित बल्तिस्तान को। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में 5th प्रोविंस बनाने की बात किसके लिए आ रही है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए आ रही है। साथ ही यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर होगा पाकिस्तान का, यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर सारी चीज़ें होंगे। 1949 से जो है ना यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल था पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट का, तब से जो है डायरेक्ट कंट्रोल था, लेकिन अब इसको जो है अलग से कंट्रोलिंग पावर दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखो कि कौन कौन से 4 स्टेट है, यानी कि 4 प्रोविंस है पाकिस्तान के। तो बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है। वो हमारा पंजाब नहीं, पंजाब 2 तरीके से था, एक तो आधा हमारे यहाँ रह गया, आधा पाकिस्तान में भी रह गया। तो पंजाब, सिंध है, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, ठीक है। 5वां बनाने की बात की जा रही है गिलगित बल्तिस्तान को। इंडिया के द्वारा आप देखो कि ये क्लियर कन्वे कर दिया गया है पाकिस्तान को कि इंटायर जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का, इसमें ही ये रीजन आता है गिलगित बल्तिस्तान का। तो ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, और यहाँ पे पाकिस्तान को ये पूछा गया है कि वो इमीडिएटली जो है यहाँ पे खाली करे। यानी कि ये अब जो हमारा पूरी तरीके से पहले क्या था कि राज्य था ना जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब उसको जो है यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक जम्मू एंड कश्मीर बन गया है, दूसरा यहाँ पे लद्दाख बन गया। तो ये गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन किसके आगे अंदर आ गया? हमारे रीजन आ गया। अब यहाँ पे मैप देख लीजिए तो आप लोग बेटर तरीके से समझ पाओगे। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है, इसको हमने ब्रेक करके यहाँ वाले रीजन को जम्मू एंड कश्मीर कर दिया, और ये पूरा रीजन आपको देखने को मिलेगा ये लद्दाख हो गया, ठीक है। आज की डेट में ये लद्दाख है। अब ये लद्दाख है, लेकिन लद्दाख से पहले आप देखो कि ये वाला रीजन गिलगित बल्तिस्तान था, ठीक है।
और यहाँ पे जो है ये आपका पीओके रीजन में भी आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जब हमारा पूरी तरीके से ये अब लद्दाख वाले रीजन के अंदर आ गया है, तो यानी कि ऑटोमेटिकली गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन कहाँ आ गया, इंडिया के अंदर आ गया। तो अब ये समझ चुका है, यानी कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान वाले जो है ना इस प्रोसेस को और तेज कर दिए थे। उन्हें तो समझ में आ गया कि अब तो सारी रीजन को जो है इंडिया अपने अंदर रख लिया, कश्मीर में भी जो है एक स्पेशल जो है प्रोविजन था उसको हटा दिया, तो अब ये गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन था इसको भी ले लेगा इंडिया। तो पाकिस्तान जो है इस तरीके का काम कर रहा है वहाँ पे, यानी कि हमारे रीजन को जो है ना अपना रीजन बता रहा है, और डायरेक्ट कंट्रोल जो तब से था ना अब सोच रहा है कि इसको हम लोग अपने ही अंडर कर ले। तो इतना आसान थोड़ी है, ये आ रहा है हमारे रीजन के अंदर तो ऑटोमेटिकली हमारा ही है। तो इसलिए इंडिया के द्वारा ये कहा गया ना कि आप लोग इस जगह को खाली करो क्योंकि ये हमारा रीजन है। अब इससे क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इतना झड़प हो रहा है इस रीजन को लेकर, यानी कि कुछ ना कुछ तो बात होगा उस रीजन को लेकर, तभी तो इतना इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है ना कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वह आप देखो कि ये इंटरसेक्शन में है, सेंट्रल एशिया और चाइना के जो है ना एकदम इंटरसेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये एरिया जो है ना ये आपका जो है चाइना से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखो, ये तो आप देख रहे हो अक्साई चीन है, ये चाइना का रीजन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रीजन है, लेकिन ये यहाँ पे बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही नज़दीक है, यहाँ पे क्लोज है। तो ये रीजन जो है ना पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तरफ से यहाँ पे सेंट्रल एशिया आ जाता है और ये है चाइना, तो इन दोनों का एक बहुत अच्छा इंटरसेक्शन है। तो अगर इस रीजन को हम लोग दे देते हैं ना तो यहाँ पे क्या होगा कि पाकिस्तान वाला का कब्जा हो जाएगा, फिर तो वो आराम से जो है हमारे टेरिटरी में इंटर कर पाएंगे, तो थोड़ा सा हमें दिक्कत हो सकता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यहीं से पास हो रहा है, जिसको सीपैक बोलते हैं ना, तो सीपैक बोलते हैं, तो ये भी यहीं से पास हो रहा है। तभी तो हम लोग इसके ऊपर आर्गूमेंट करते हैं कि जो सीपैक है वो हमारे टेरिटरी से होकर पास हो रहा है। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर भी आप देखो, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारी ग्लेशियर है। अगर ये गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन चला गया ना पाकिस्तान के अंदर, तो सियाचिन ग्लेशियर का भी कंट्रोल उन्हीं के अंदर आ जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा। तो हमारे आर्मी सेना जवान उसी में है। आज की डेट में आप देखते हो कि इतनी ऊंची चोटी है वहाँ, इतनी ठंड पड़ती है, तो वो ग्लेशियर है, तो चोटी नहीं ग्लेशियर है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे आर्मी रहते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ये जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर है तो ये भी उन्हीं के पास चला जाएगा। साथ ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इंडस रिवर का, क्योंकि आप लोग देखो कि इंडस रिवर जो है ये आप लोग यहाँ पे देखो तिब्बत में अराइज होती है, और इस तरीके से ये बहते हुए जो है ना यहाँ से आकर ये गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है, जिससे कि वो डायरेक्टली जो है साउथ में गिर जाती है, ये ऊपर से जो है ना सीधे इस तरीके से गिरती है। तो इंडस रिवर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, और इससे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हम लोग अपने कंट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी की भी यहाँ पे बात निकल कर आती है। तो ये सारा कहाँ चला जाएगा, ये सारा चला जाएगा पाकिस्तान के हाथ में, इसलिए हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क अरेंजमेंट है किसमें, तो साइबर एंड साइबर एनेबल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, ये थर्ड आर्टिकल है। ये जो अरेंजमेंट है ना ये आपका साइन किया गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ, यानी कि साइबर स्पेस के साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। इस 4 ईयर एग्रीमेंट में क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है एक साथ काम करेंगे, जिसमें कि इंटरनेट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना उसको ओपन, फ्री, सेफ और सिक्योर बनाने के लिए काम करेंगे। इसमें क्या है कि आप लोग देखो कि यहाँ पे टोटल जो अमाउंट रखा गया है वो $12.7 मिलियन तक रखा गया है, यानी कि फंड किया जाएगा रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, हमारे इंडियन और ऑस्ट्रेलियन जो बिजनेस है रिसर्चर्स है उनके लिए। साथ ही यहाँ पे डिजिटल इकॉनमी पे भी काम किया जाएगा, तो ये भी बात ध्यान में रखना है। साथ ही यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड किया गया है, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम और ऑस्ट्रेलिया मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। इस समिट के दौरान 25 कंट्रीज थे जो कि सिंगल ग्रुप के अंदर आए हैं, जिसको हम लोग ग्लोबल इनोवेशन अलायंस कहते हैं, और ये ऑनलाइन है जिसको कि अटेंड किया गया। और कुछ चैलेंजेस जो कि इस तरीके से निकल कर आएगा, यानी कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के बाद जो निकल कर आएगा उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। ये जो ग्लोबल इनोवेशन अलायंस है ना एक तरीके का इनिशिएटिव है कर्नाटक के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के गवर्नमेंट का। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारा इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो रिलेशन है उसको और ज़्यादा डेवलप करना है। तो इस हिसाब से हम लोग जो है ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 4th आर्टिकल है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस इशूड। रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2020 को इशू किया गया है। एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है कि डिजिटल इंटरमीडियरी होगा, यानी कि मार्केट प्लेस होगा किसी भी पैसेंजर्स के लिए कि वो अपने ड्राइवर को कनेक्ट कर सके ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ से। जैसे आप देखते हो कि ओला कैब्स है, मेरू है, उबर है, तो ये सारे क्या है कि पॉपुलर कैब एग्रीगेटर है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि पैसेंजर्स जो है ना वो यहाँ पे ड्राइवर के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। आप कैसे ओला उबर को बुलाते हो, अपने जो ऐप है उसके थ्रू जो है आप लोग बुलाते हो, उनसे कनेक्ट हो पाते हो, फिर उसके बाद अपनी ट्रांसपोर्टेशन कहीं पे भी आपको जाना है तो वो आपका जो है क्लियर हो पाता है, तो इसको कहते हैं एग्रीगेटर, ठीक है।
तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरीके के गाइडलाइंस को इशू करने का? सबसे पहला क्या है कि जो शेयर्ड मोबिलिटी है इसको रेगुलेट करना है। आज के डेट में आप लोग देखते हो कि जो कैब ऊबर वाले होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अपना मनमानी चला रहे हैं, तो वो मनमानी ना चला पाए और जो शेयर्ड मोबिलिटी है इसको शेयर करके जो चला जा रहा है उसको यहाँ पे रेगुलेट कर सके। ट्रैफिक कंजेशन और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आज के डेट में आप ओला, उबर, ये सारे कैब देखोगे, नंबर ऑफ़ कैब बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनको कैप लगाने के लिए भी होना चाहिए कि कितने एक सिटी में कितना यहाँ पे कैब हो, किस तरीके से चलना चाहिए, दिन में कितना चलेंगे, रात में कितना चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ ही सारे काम होना चाहिए। इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं था, इसलिए अभी निकाल कर लाया गया है। गाइडलाइन में क्या है कि लाइसेंस यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाएगा और ये मैंडेटरी रखा गया है, यानी कि कोई भी अगर ओला या फिर उबर ड्राइवर बनना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे लाइसेंस लेना होगा सरकार से। और साथ ही जो एग्रीगेटर हैं उनको रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा, यानी कि गाइडलाइंस बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे लेकिन उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है फॉलो करेगी। साथ ही गाइडलाइंस में क्या है ना कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा एग्रीगेटर्स के लिए, और वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो प्रपोज्ड गाइडलाइंस है इसमें रेगुलेशंस होगा, रेगुलेट किया जाएगा एग्रीगेटर्स को, और यहाँ पे एग्रीगेटर ऐप और जो वेबसाइट है उसके साथ यहाँ पे काम किया जाएगा। मैनर ऑफ फेयर भी होगा, जैसे आप लोग देख रहे हो कि स्टार्टिंग में जब ओला उबर आया था तो बहुत सस्ते थे, लेकिन आज की डेट में उतने सस्ते नहीं हैं। तो जिस तरीके से ये फेयर चार्ज कर रहे हैं उसको भी रेगुलेट किया जाएगा। तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छी आर्टिकल है, गाइडलाइंस आपको ध्यान रखना है। 5th आर्टिकल आते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इंडिया के द्वारा अभी ये टेस्ट फायर किया गया है, यानी कि लैंड अटैक वर्जन देखने को मिला है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दो तरीके का होता है, बट ब्रह्मोस जो है वो क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और इसको कहाँ टेस्ट किया गया? तो अंडमान और निकोबार वाले एरिया में। ये जो न्यू लैंड अटैक वर्जन है ना, यानी कि ज़मीन में जो अटैक करेगा, इसकी रेंज कितनी है? तो 400 किलोमीटर है। पहले कितना था? 290 किलोमीटर था, बट अब इसको बढ़ाया गया है 400 किलोमीटर। स्पीड कितना है? तो 2.8 मैक है, यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। ब्रह्मोस एरोस्पेस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे अकेले नहीं बनाए हैं, रशिया के हेल्प से बनाया है इसको। और साथ ही साथ जो है इसको सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से भी और लैंड प्लेटफॉर्म से भी। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मिसाइल कहा जा रहा है। नेवल वर्जन अगर हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल का देखें तो ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है INS रणविजय राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर वॉरशिप से, जो कि बे ऑफ बंगाल में इसको देखा गया है। साथ ही साथ एयर लॉन्च वर्जन भी है ब्रह्मोस मिसाइल का, जिसको कि सक्सेसफुली टेस्ट फाइट किया गया है, वो भी कहाँ से? तो सुखोई जेट से, और ये कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। तो ये याद रखना है कि हर तरीके का इसका टेस्ट हो चुका है, तो इसलिए अगेन जो है सुपरसोनिक जो यहाँ पे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये न्यूज़ में है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM सिस्टम है। तो DRDO के द्वारा ये आपका जो है यहाँ पे मिसाइल बनाया गया है। तो DRDO इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किए हैं, और कहाँ से किए हैं? तो चांदीपुर, जो कि उड़ीसा कोस्ट में है। अब ये है क्या? क्विक रिएक्शन। सबसे पहले याद रखना ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर ये मिसाइल सिस्टम है, हमारे द्वारा डिज़ाइन किया गया और बनाया गया है। यहाँ पे आप रेंज देखो तो ये 25 to 30 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 7th आर्टिकल स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन। ये है वागीर, यानी कि 5th ये आपको देखने को मिलेगा स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है, यानी कि 6 कालवरी क्लास सबमरीन बनाई जा रही थी, पनडुब्बी जो होती है। इसमें से एक हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है प्रोजेक्ट 75 के तहत, जो है 6 हमारे यहाँ जो है बहुत शक्तिशाली सबमरीन बनाने की बात की जा रही है, और इसके प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे 4 बन के आ चुका है, ये 5वां बन के तैयार हो गया है, 6ठा भी बन ही रहा है। तो सबका नाम आपको याद रखना है, 3 K से नाम है और 3 जो है V से नाम है, यानी कि 3 सबमरीन का नाम जो है ये K से है और 3 सबमरीन का नाम जो है ये V से है। तो आपको 6 को याद रखना है। पहले क्या था? INS कालवरी, खंदेरी और खरंज, ये 3 है जो कि कमीशनड हो चुके हैं, यानी कि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। और उसके बाद वेला था, और अभी यहाँ पे वागीर आया है ये 5th, और 6 कौन है? तो वागशीर है। वागीर यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, वागशीर जो लास्ट है यहाँ पे ये बन रहा है। तो वेला, वागीर, वागशीर, वेला, वागीर, वागशीर। तो इस तरीके से याद रखना है। कालवरी, कांदेरी, कारंज, खरंज, तो ये 6 है टोटल, इसको याद रखना है। ये जो कालवरी क्लास ऑफ सबमरीन का जो डिज़ाइन है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये हम लोग फ्रांस से जो टेक्नोलॉजी है ना उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा कॉपी किए हैं। ये जो सबमरीन है इसमें कैपेबिलिटीज़ है, ये वाइड रेंज ऑफ नेवल कॉम्बैट है, यानी कि इसमें इतना ज़्यादा आपको शक्तिशाली देखने को मिलेगा। ये एंटी वॉरशिप है, एंटी सबमरीन ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, सर्विलांस है, नेवल माइन लेइंग है। मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन का ये है ना कि बहुत सारी सबमरीन क्या होती है ना
कि उनको टाइम टाइम पे ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। 15-15 मिनट या 20-20 मिनट में जो है सबमरीन पानी से ऊपर आती है, फिर वो नीचे जाती है। यानी कि जब उसको सबमरीन को चार्ज करना होता है, बैटरी जो उसमें लगे रहते हैं, चार्ज करने के लिए वो पानी से ऊपर आते हैं। तो जब वो 15-20 मिनट्स के बाद जब वो पानी से ऊपर आते हैं ना, तो कोई भी अगर कंट्री ट्रैक करेगी ना कि हाँ ये वाली सबमरीन जो इंडिया की है वो कहाँ कहाँ जा रही है, तो 20 से 25 मिनट के बीच में जब वो ऊपर आती है ना, तो वो रडार के रेंज में आ जाता है, पता चल जाता है कि हाँ ये सबमरीन यहाँ है। तो इससे जो है ना ट्रैक आसानी से हो जाता है। लेकिन ये जो अभी सबमरीन बनाया जा रहा है ना, इसको पानी के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, ये पानी के अंदर ही रहेगा। इसके अलावा P-81 भी एक ऐसा सबमरीन है जो कि पानी के अंदर ही रहेगा, वो बैटरी चार्ज भी जो है ना वो अंदर ही होगा, और कोई भी तरीके से इसको पानी के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जब ये पानी के अंदर है तो इसको खोजना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रडार के जो है ना रेंज में नहीं आ पाएगा। साथ ही साथ ये पानी के अंदर ही फायर कर देगा, ऊपर आके फायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मिसाइल अगर दागना है ना तो पानी के अंदर ही दाग देगा। तो इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है अब ये। तो ये 6 अगर पनडुब्बी हमारे पास आ जाए, तो आपको पता है कि हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, इसमें एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है। तो अगर 6 आ जाए ना, तो इस तरीके से हमारे पूरे इंडियन ओशन को हम लोग कवर कर लेंगे। तब यहाँ पे देखते हैं कि चाइना कैसे इंटर करता है और यहाँ पे कैसे युद्ध वगैरह कराता है। तो हमारा जो सदर्न पोर्शन है वो पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। सबसे पहला है सिम्बैक्स। तो ये बायलैटरल मैरीटाइम है, यानी कि 2 कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है, यानी कि इंडिया का नेवी है और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी है। सिम्बैक्स किसके बीच में है? तो एस फॉर यहाँ पे सिंगापुर है, आई फॉर यहाँ पे इंडिया है, और साथ ही साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो ये फुल फॉर्म आपका नाम में ही छुपा होता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर हुआ है सिटमैक्स। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप सिम्बैक्स और सिटमैक्स। तो एस फॉर यहाँ पे आप लोग देखो कि क्या है, तो एस फॉर यहाँ पे सिंगापुर है, आई फॉर इंडिया है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो कि साथ ही साथ कौन है, तो यहाँ पे थाईलैंड भी है, क्योंकि सिटबैक्स है, ठीक है। ये आपका सिम्बैक्स है, ये है आपका सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम। लेकिन यहाँ पे सिटमैक्स है, यानी कि सिंगापुर इंडिया थाईलैंड। तो ये तीनों का यहाँ पे नेवी है, तो इन तीनों के बीच में यहाँ पे ट्राईलैटरल ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। फिर है TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है। तो TX2 टाइगर ये जो कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है, इस बार किसको दिया गया है, तो आगे हम लोग देखेंगे। पहले ध्यान रखिए कि ये TX2 जो है एक ग्लोबल अवार्ड है, जो कि 2010 में ही बनाया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग जो टाइगर समिट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यहाँ पे टाइगर को कंजर्व करने के लिए काम करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, WWF है, UNDP है, IUCN है, ग्लोबल टाइगर फंड है, कैट्स है, लायंस शेयर है। तो ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जो कि टाइगर को कंजर्व करने के लिए काम करते हैं। TX2 कहने का क्या मतलब है, यानी कि टाइगर्स 2 टाइम डबल करना है टाइगर की जो पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि पूरे ऑल ओवर द कंट्री में टोटल 13 ऐसी कंट्री हैं जिसमें कि वाइल्ड टाइगर पाए जाते हैं, और टोटल 13 कंट्रीज़ में जो कि है ना आज की डेट में जितनी भी टाइगर है, उसको आगे आने वाले साल में यानी कि 2022 तक टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करना है, इसलिए ये TX2 प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है, TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड जो है ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड है, यानी कि अच्छे तरीके से जितना अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं कंजर्व करने के लिए, तो उसको दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है आसाम का, और रॉयल मानस नेशनल पार्क है जो कि भूटान का है, इसको ये अवार्ड मिला है। तो एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया है, तो मानस नेशनल पार्क आसाम का है, ठीक है। TX2 अवार्ड होता है, ये दूसरा कैटेगरी है, जिसमें कि यहाँ पे पिलबित जो टाइगर रिजर्व्स है यूपी का, उसको ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें कि पॉपुलेशन अगर हम लोग टाइगर का देखें तो वह आज की डेट में डबल हो चुका है, ठीक है। तो TX2 यानी कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है, तो ये दिया गया है यहाँ पे यूपी का पीलीभीत टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। तो ये याद रखना है, दोनों कैटेगरी में आपको याद रखना है। साथ ही साथ अभी हम लोग देख लेते हैं कि 13 टाइगर रेंज कंट्री कौन कौन से है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए इंडिया के नेबरिंग कंट्री में देख लीजिए कि कहाँ कहाँ मिलता है। तो बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में आ गया। नेपाल है, ये आपने देख लिया, म्यांमार है। बाकी आप लोग देखो कि इंडिया के जो है ना 1 2 3 4 5 नेबरिंग कंट्री में मिलता ही है। भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, ठीक है, चाइना है। उसके अलावा आप देखो साउथ ईस्ट कंट्री ही है, क्या क्या है, कंबोडिया है, और साथ ही साथ आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, लाओस है, और साथ ही साथ थाईलैंड है, वियतनाम है। एक ऊपर चले जाइए नॉर्थ में, जो कि रशिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 13 कंट्रीज़ याद रखनी है। मेजोरिटी कंट्रीज़ आपको आसियान की ही देखने को मिलती है, लेकिन हाँ सारे आसियान की नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री आप याद रख सकते हो, इससे आपको बेटर यहाँ पे याद रहेगा, ठीक है।
अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है वल्चर एक्शन प्लान 2020 से लेकर 25 तक। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और जो क्लाइमेट चेंज है उनके द्वारा यहाँ पे एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाया गया है वल्चर के लिए। और कब से ये चलाया जा रहा है? 2006 से। नया प्लान है जिसमें कि प्रोजेक्ट को और आगे 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि पॉपुलेशन इनकी कम होती जा रही है उसको कंजर्व करने के लिए। तो इस प्लान में क्या रखा गया है कि एडिशनल वल्चर कंजर्वेशन करनी है और इनके ब्रीडिंग सेंटर को यहाँ पे और अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप करना है, जैसे यूपी, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये 5 एरिया है जहाँ पे वल्चर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। 4 यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर बनाना है, यानी कि कहीं से भी मान लीजिए कि कोई भी वल्चर अगर पकड़ाता है किसी भी तरीके से, मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है, कोई पोचिंग कर रहा है, तो उसको रिहेबिलिट करने के लिए, उसको रेस्क्यू बचाने के लिए यहाँ पे ये सारे सेंटर बनाए जाएंगे। कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम भी है, जैसे रेड हेडेड वल्चर है, इजिप्टियन वल्चर है, तो इनके लिए अलग से यहाँ पे कंजर्वेशन प्रोग्राम लेकर चला जाएगा। साथ ही अगर बेचा जा रहा है वेटेनरी नॉन स्टेडियल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को अगर बेचा जा रहा है तो उसको भी रेगुलेट करना है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि ये अगर ड्रग्स वल्चर्स को दे दिया जाता है तो वल्चर्स की जान चली जाती है। तो वल्चर्स को मारने के लिए भी इस तरीके का ड्रग्स देते हैं, तो इसको यहाँ पे भी रेगुलेट करना है। साथ ही नेशन वाइड वल्चर सर्वे करना है, और वो भी हर एक 4 साल में। वल्चर को यहाँ पे थ्रेट किस किस चीज़ से है? तो कोलिजन से है, यानी कि अगर रोड पे आ जाते हैं तो गाड़ियों से टकरा जाते हैं, इलेक्ट्रिक वगैरह लग जाता है, इलेक्ट्रोक्यूशन से है, और अनइंटेंशनली पॉइजन, यानी कि कुछ खा लेते हैं, जहरीली पदार्थ भी खाते हैं। तो जैसे आप देखते हो कि वल्चर क्या करती है, डेड बॉडी को खा लेते हैं, तो डेड बॉडी के अंदर भी अगर कोई पॉइजन वगैरह होता है तो उससे भी जो है खा के क्या होता है ना कि वल्चर सबकी जान चली जाती है। तो अभी आप देखो कि नंबर ऑफ़ 3 जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, जैसे ओरिएंटल वाइट बैक्ड है, लॉन्ग बाइल्ड है, स्लेंडर्ड बाइल्ड वल्चर्स है, जो कि इसकी पॉपुलेशन 99% तक ख़त्म हो चुकी है। बहुत तरीके के वल्चर्स आते हैं, और इंडिया में आप देखोगे तो हर तरीके के वल्चर्स जो है नियरली पाए जाते हैं। तो 4 ऐसे हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन 250 से भी कम है, ठीक है। तो ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर है, लॉन्ग बाइल्ड वल्चर है, स्लेंडर्ड बाइल्ड वल्चर है, रेड हेडेड वल्चर है, इजिप्टियन वल्चर है, हिमालय वल्चर है, बियर्डेड वल्चर है, सिंसेरियर वल्चर है, और यूरोपियन जिराफ वल्चर है। तो इतने तरीके के वल्चर है। इनका आप IUCN जो स्टेटस है वो एक बार देख लीजिए, याद तो इतना नहीं होगा, लेकिन इंडिया में मेनली जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। 10 टॉपिक हमने कवर की, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।